आगे बात करते हैं नीति आयोग के कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स के बारे में। मतलब इसके कुछ, ये अपने आप एक थिंक टैंक है नीति आयोग, तो है ना। नीति आयोग में पॉलिसी ऐसी थोड़ी ना बन जाती होगी, पॉलिसी भी बनाने के अलग अलग दायरे होते हैं, है ना निर्भय श्रेया। अलग अलग दायरे होते हैं कि हमें पॉलिसी किस फील्ड के अंदर बनानी है, टारगेट एरिया हमारा क्या है। ठीक है। तो नीति आयोग के कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं उसको सुझाव देने के लिए। नीति आयोग हाउसेस आर नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड विंग्स इंक्लूडिंग, अच्छा ये वाली चीज भी वो बोल रहा है कि रेफरेंस 2 में देखो, ये सारी चीजें फ्रॉम प्लानिंग टू नीति ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डेवलपमेंट एजेंडा 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी ये सब कुछ वहां पर लिख रखा है। ठीक है। तो एक इसका होता है रिसर्च विंग। It develops in-house sectoral expertise as a dedicated think tank of top-notch domain experts, specialists and scholars. इसके अंदर कौन होते हैं? टॉप के टॉप जो लोग होते हैं, अलग अलग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स को, टॉप के प्रोफेसर्स को, पीएचडी एक्सपर्ट्स को, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहा था। ठीक है। ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है कि आप हमें अच्छे अच्छे पॉलिसी इनपुट्स दो। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट आ सकती है, कैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का बैलेंस हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल बैलेंस कैसे इंश्योर हो सकता है। ठीक है। और जो अलग अलग सोशल पैरामीटर्स हैं उनके लिए एस सीज, एस टीज, ट्राइबल्स, ट्रांसजेंडर्स, क्या क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है। अलग अलग फील्ड्स के डोमेन एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और स्कॉलर्स को बुलाया जाता है। और देखो कितना हैवी वर्ड यहाँ पर यूज करा जा रहा है, थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड स्कॉलर्स। फिर एक होता है कंसल्टेंसी विंग। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस ऑफ vetted panels of expertise and funding for the central and the state governments to tap into the matching their requirements with solution providers, public हो चाहे वो प्राइवेट हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि सरकार को सपोर्ट करने वाले, सरकार को अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट देने वाले और उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले, जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब बेसिकली उनकी किसी भी स्कीम, पॉलिसी, इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए पैसा तो लगेगा। फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट हो, पब्लिक सेक्टर के पार्ट हो, प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हो, नेशनल लेवल से हो, इंटरनेशनल लेवल से हो, ये सारे के सारे नीति आयोग के कंसल्टेंसी विंग का पार्ट होते हैं। तो बाय प्लेइंग मैच मेकर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस इटसेल्फ, नीति आयोग is able to focus its resources on priority matters, providing guidance and an overall quality check to the rest. Team India Wing. It comprises of the representatives from every state and ministry and it serves as a permanent platform for national collaboration. हर एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी होती है कंसल्टेंसी विंग के अंदर, लेकिन टीम इंडिया विंग के अंदर पूरी की पूरी क्या होती है, नेशनल कोलेबोरेशन। हर एक रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो इंश्योर करेगा दैट एवरी स्टेट और मिनिस्ट्री हैज अ कॉन्टिन्यूस वॉइस एंड स्टेक इन द नीति आयोग। एवरी रिप्रेजेंटेटिव establishes a direct communication channel between the state or ministry and नीति आयोग for all development related matters as the dedicated liaison interface। मतलब मैं हर एक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, नीति आयोग के बीच में एक इंट्रैक्शन हो। कोई भी जो पॉलिसी है, कोई भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ये ना बोले कि हमसे नहीं पूछा गया इस पॉलिसी को बनाते हुए, जबकि इसका कंसर्न इसका कंसर्न जो था वो हमारे डोमेन से था। ऐसा नहीं करा जाना चाहिए। ठीक है। ये उसके बारे में आपको बता रहा है। तो नीति आयोग फंक्शंस इन क्लोज कोऑपरेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, while it makes recommendation to the central state governments, the responsibility for taking and implementing decisions rests with them। यानी कि अगेन ये वाला पॉइंट हमें क्या प्रूव करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैसी बॉडी है, एडवाइजरी और रिकमेंडरी रोल है इसका, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या नीति आयोग के, to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies
विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंकरेज करना, अगला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर मैनर में ये आपको बता रहा है। थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ये नहीं कि एक बार के लिए स्टेट को कंसल्ट करा गया, फॉर्मेलिटी के लिए साल में एक बार बुला लिया गया और बाद में नीति आयोग अपनी अपनी चला रहा है, नहीं। और ये रिकॉग्नाइज करे नीति आयोग के जब भी वो स्टेट्स का सहयोग ले रहा है, साथ ले रहा है, चाहे फिर वो ऑपोजिशन पार्टीज के राज्य हैं, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। इंडिया एज अ यूनियन स्ट्रॉन्ग स्टेट से बना है, स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस से बना है। ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करना ताकि उसकी वजह से जो प्लान्स हैं ठोस तरीके से बनाए जा सके, क्रेडिबल प्लान्स बनाए जा सके एट द ग्रास रूट लेवल, एट द विलेज लेवल, एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसकी अप्रोच हमने शुरू में ही पढ़ी थी। इसका नेचर कैसा था? बॉटम अप अप्रोच। ये इंश्योर करना ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। ऐसा भी ना हो उस इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक पॉलिसी को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है, उसको भी देखना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ जरा, ठीक है, कि ये इंश्योर करना ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। आप बॉर्डर स्टेट्स की बात करो, कोई भी एक बॉर्डर स्टेट मुझे बताना जिसकी सीमा लगती हो एक किसी भी देश के साथ, कोई भी एक ऐसा राज्य ले लो। पंजाब, ठीक है। पंजाब के अंदर जब भी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, कोई भी ऐसी ओवर लिबर्टी का या फिर ओवर बंदिशों का प्रोविजन ऐसा ना हो जाए कि कल को वो राज्य ओरिएंट हो जाए इंटरनेशनल दूसरी कंट्री की तरफ, या वो कंट्री घुसपैठ करने की कोशिश करे, उसके कोई लोग यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करें। ये तो मैं बहुत माइनर से एग्जांपल दे रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव कभी भी आ सकता है अगर उस राज्य की सीमा को अच्छे से नहीं देखा गया। तो मान लो कि एक बात चल रही है, पंजाब की सरकार ने केंद्र की सरकार को बोला, ये जमाना अगर प्लानिंग कमीशन का होता कि बॉर्डर फेंसिंग सर्जी करवाओ, यहां पर पंजाब से जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां से काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है टेररिस्ट की। केंद्र सरकार ने ये सोचा यहां पर अपोजिशन पार्टी है, अच्छी बातें हो रही है, होने तो कोई बात नहीं, लोग मरेंगे और कमिंग इलेक्शंस में सरकार का नाम खराब होगा और ये हार जाएगी सरकार। ये अप्रोच नीति आयोग की नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस पॉइंट का मतलब क्या है? टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट दैट इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ना श्रेया निर्भय टॉन्ट वाइज थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप ये मत सोचो कि वो अपोजिशन पार्टी वाला राज्य है तो हम यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर होने देंगे। मान लो बांग्लादेश की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, बांग्लादेश की सीमा मिलती है उसके साथ, वहां पर बॉर्डर फेंसिंग इतनी आसानी से हो नहीं पाती है। श्रेया, मैंने आपको बताया था ना, हम करंट की तारे भी वहां से नहीं दौड़ा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है वो कीचड़ वीचड़ लेकर आती है बहुत ज्यादा वहां पर, है ना, और वो गिरते रहते हैं वहां पर फेंसेस टाइम टू टाइम। सोल्जर नहीं मर जाएंगे करंट की तारे बहुत ज्यादा अगर दौड़वाएंगे? दौड़ती है वहां पर बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर करेंगे ना, जैसे आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, वो तो पूरा सूखा सूखा इलाका है तो वहां पर करंट दौड़ता है उन तारों के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह पर जहां पर पंजाब की साइड है, पंजाब में जो पाकिस्तान के साथ जो तय सीमा लगती है जहां पर फेंसिंग है, हर जगह करंट की तारें नहीं दौड़ती हैं, इसलिए तो इतनी ज्यादा मिलिट्री तैनात वहां पर करी जाती है। अगर करंट और सीसीटीवी कैमरा ड्रोन से ही सब कुछ हो रहा होता तो फिर पाकिस्तान की साइड, चाहे वो आप कश्मीर की साइड देख लो, चाहे आप वो पंजाब की साइड देख लो, सबसे ज्यादा मिलिट्री हैविली तरीके से यही तैनात होती है ना पूरे देश को छोड़कर, एज कम्पेयर टू नंबर्स। फिर ये होता ही नहीं। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन जब भी कोई ऐसी चीजें जैसे कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपनी प्लानिंग के अंदर, नेशनल प्लानिंग के अंदर, स्टेट्स की इंटरेस्ट से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस राज्य को नीचा नहीं दिखाना है, आपको उस राज्य के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है उस राज्य के इंटरेस्ट को इग्नोर करके कल को नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। अगर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती चली जाए, फिर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना श्रेया शाइनी, के वो पूरे देश में कहाँ है,
क्या सेटअप बनाकर बैठे हैं, कितने सालों से रुके हुए हैं और किन किन घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इसकी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, मैंने आपको लेकिन आई होप सीधा करके बता दिया इसको। आगे बढ़ू। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress as well as उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं उनका फायदा कुछ अच्छे से मिल नहीं रहा है। अब ऐसे कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप बात करो एसटी एससी के एकदम से नाम लेने से पहले आप बोलो वल्नरेबल सेक्शंस, क्योंकि वो एसटी एससी नहीं देखा जाएगा ना। बुजुर्ग महिला क्या एसटी में नहीं होती हैं कि सिर्फ ओबीसी में होती हैं। हैंडीकैप जो बंदा होता है वो जनरल कैटेगरी के अंदर नहीं हो सकता, वो एसटी एससी का ही होगा हमेशा। ऐसा कुछ है, रूल है। एक पर्सन जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड रह गया हो तो क्या सिर्फ आप उसको ट्राइब का नाम दोगे कि वो ट्राइब है इसलिए पढ़ लिख नहीं पाया, जंगल वाला वो करते रहे? तो वो कोई भी हो सकता है। तो वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल देना। विमेन को कह सकता हूं, और ओल्ड एज पीपल और डिसेबल्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? ठीक है। टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मतलब इनके लिए ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है। टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections. कि अगर कोई पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो फिर उसके अंदर करेक्शन भी आनी चाहिए, राइट? मोल्ड भी करा जाना चाहिए। ये नहीं कि प्लानिंग कमीशन की तरह अरे 5 साल के बाद देखेंगे, मतलब इसको इमीडिएट जो है स्टेप लिया जाना चाहिए, ये भी देखा जाएगा, राइट? उसके बाद to provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions. To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners. To offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of development agenda. To maintain a state of the art resource center, state of the art मतलब होता है कटिंग एज वाला, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, which can be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development, as well as help in their dissemination to stakeholders. To actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives, including the identification of the needed resources, so as to strengthen the probability of success and scope of delivery. उसके बाद to focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives, to undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda and the objectives mentioned above. अब थ्रू अबव नीति आयोग जो है उसका एम क्या होता है? इट्स एम इज टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्यूनिटीज। और ये कहाँ गिवन है? ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो रिलीज करा था नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट, अगेन 1 जनवरी 2015 को, वहां पर इसने बोल रखा है ऐसा। तो जो नीति आयोग है वो इन सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने ऊपर वाले
सॉरी, फॉलोइंग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज को अटेन करने की कोशिश करता है अपने ऊपर वाले एम्स को अकम्प्लिश करके। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक नई दिशा लाने की कोशिश करता है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो एक एनेबलर का काम करे, कि मतलब वो जो है गवर्नमेंट हर चीज को, हर टास्क को फुलफिल करके दिखाए, रेदर देन अ प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट रिजॉर्ट। सरकार सिर्फ चीजें एक भंडारा लेकर प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, सरकार जो है आपको सक्षम बनाने के लिए काम करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरकार सिर्फ योजना चलाने के लिए हो तो वो अच्छी सरकार है, या फिर सरकार जो है वो लोगों को सक्षम बनाए, केपेबल बनाए, उनको रोजगार दे तो वो अच्छी सरकार है? बताओ। केपेबल बनाए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर तो फिर हमेशा मांगने मांगने भर की आदत जागती रहेगी, राइट? Progress from food security to focus on a mix of agricultural production as well as actual returns that farmers get from their produce. तो हमें किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है? प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फोकस ऑन मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हमें सिर्फ ये नहीं है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है कि देश के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर खाने पीने को इतना हो कि लोग भुखमरी से ना मरे और ऐसा कुछ ना हो। हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके से करनी चाहिए, एज वेल एज फार्मर्स को जो एक्चुअल रिटर्न जो मिलता है उसको भी, प्रोडक्शन से उसको भी हमें इनहेंस करने की जरूरत है। ये इंश्योर करना that India should be an active player in the debates and deliberations on global forums, global commons। ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है ग्लोबल कॉमन्स। वेरी गुड, वो किसी की एक के नहीं होते हैं। यहां पर हम लोग एक कॉन्टिनेंट को भी ला सकते हैं क्या? अंटार्कटिका। ये इंश्योर करना डैट इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास रिमेन्स एंगेज एंड इट्स पोटेंशियल इज फुली रियलाइज्ड। लेवरेज इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद incorporate the significant geo-economic and geopolitical strength of non-resident Indian community. Use urbanization as an opportunity to create a wholesome and secure habitat through the use of modern technology, and use technology to reduce opacity and potential for misadventures in government. और ये चीज हुई ना बहुत ज्यादा? ये चीज हुई कि नहीं हुई? टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करा कि नहीं करा सरकार ने, है ना? तो नीति आयोग जो है इट एम्स टू एनेबल इंडिया टू बेटर फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस थ्रू द फॉलोइंग। इंडिया को सक्षम बनाना कि वो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के चैलेंजेस को फेस कर सके। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के पूल को यूटिलाइज करना, कैसे? जो यूथ पावर है, रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ यूथ, मेन एंड वुमेन थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बायस एंड एम्प्लॉयमेंट, elimination of poverty and the chance for every Indian to live a life of dignity and self-respect, redressal of inequalities based on gender bias, caste and economic disparities, integrate villages institutionally into the development process, policy support to more than 50 million small businesses which are a source of employment creation, and safeguarding our environmental and ecological assets. तो फंक्शंस क्या हैं? वेरियस फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय नीति आयोग कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेन हेडिंग्स। डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग करना, रिवैल्यूएशन करना जो भी अभी तक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जा चुकी हैं वो, एंड सर्व एज अ थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो जो नीति आयोग है it is functionally divided into various verticals, so which are responsible for examining and looking into sectoral issues and priorities for national development and economic growth.
तो अलग अलग एक्टिविटीज को, जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज है नीति आयोग की, उसको डिवाइड करने के साथ टीम इंडिया एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स ये बनाए गए थे, एंड अकॉर्डिंगली वर्टिकल्स एंड कोर डिविजन्स पर क्रिएटेड। इनको मैं अलग अलग करके मार्क करता हूं। एक टीम इंडिया और नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स, दे वर क्रिएटेड, and accordingly verticals and core divisions were created. The two hubs are at the core of Niti Aayog's efficient functioning. Team India Hub ये क्या करता है? It carries out the mandate of fostering cooperative federalism and designing policy and program frameworks. It provides requisite coordination and support to Niti Aayog in its engagement with the states. On the other hand, जो knowledge और innovation hubs हैं, they ensure fulfilling the mandate of maintaining a state-of-the-art resource center to be a repository of research of good governance and best practices and their dissemination to stakeholders, और advice provide करना और encourage करना partnership को across various key areas. नीति आयोग जो है वो अलग अलग thematic policy interventions पे फोकस करता है, but it encourages convergence across various central ministries, state governments, department partners, sectoral experts, professionals. और ये जो convergence approach है, it is applied to achieve the objectives of नीति आयोग. जो अलग अलग वर्टिकल्स है नीति आयोग के, दे प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति आयोग, उसके मैंडेट को कैरी आउट करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं इन वेरियस एरियाज के अंदर? एग्रीकल्चर, डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस, एनर्जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गवर्नेंस एंड रिसर्च, गवर्निंग काउंसिल सेक्रेटेरिएट, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, industry, infrastructure, connectivity, land and water resources, managing urbanization, natural resources and environment, NGO Darpan, project appraisal and management division, public private partnerships, rural development, science and technology, skill development and employment, social justice and empowerment, state coordination and decentralized planning, sustainable development goals, and voluntary action cell, women and child development. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।